वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज़ में आज हम लोग सेकंड लास्ट कॉन्टिनेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूरोप। यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया और बचेगा, फिर आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग यहाँ से फिनिश हो जाएगी। तो आइए यूरोप को डिस्कस करें। सबसे पहले यूरोप के इस मैप को ध्यान से देखिए और दो तीन यहाँ से जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं उनका आइडिया लगाइए। जैसे यूरोप इतना डेंस क्यों बसा हुआ है? यहाँ इसकी डेंसिटी की वजह से बहुत टिपिकलिटी आ जाती है और बच्चों को यूरोप समझ में नहीं आता है। दूसरा प्रश्न है कि यूरोप में ऐसा क्या है कि यहाँ पर एक भी डेजर्ट नहीं है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है कि यूरोप को आखिर क्यों पेनिनसुएला ऑफ द ऑल पेनिनसुएलाज, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्या कारण है कि यूरोप विश्व का सर्वाधिक विकसित महाद्वीप है? इन सभी सवालों के जवाब आइए हम यूरोप में जानते हैं। सबसे पहले आपको यूरोप के बॉर्डर्स को क्लियर करना होगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स के बॉर्डर्स को क्लियर किया। तो बॉर्डर्स को क्लियर करने के क्रम में आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग एशिया पढ़ रहे थे तो एशिया और यूरोप के बीच में नेचुरल बाउंड्री का काम करते हैं यूरल माउंटेन्स। तो एशिया और यूरोप के बीच में तो यूरल माउंटेन्स हो गए, इसलिए यूरोप का ये जो मैप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस मैप में आप रशिया के इस वाले हिस्से को भी ऐड कर दीजिए और कैपिटल मॉस्को जो है वो यूरोप के अंदर ही आएगी। तो यहाँ से बॉर्डर हो गया इसका यूरल माउंटेन्स, फिर नीचे यहाँ पे हो गए कॉकेशस, देन कैस्पियन सी, देन ब्लैक सी और देन टर्की के सहारे होते हुए ये मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर के ऊपर यूरोप है, यूरल माउंटेन्स के पश्चिम में यूरोप है और अटलांटिक ओशन के पूर्व में यूरोप है। ये हो गई यूरोप की बाउंड्रीज। इसके बाद यूरोप कुछ कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ भी है जहाँ से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भूमध्य सागर के नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अफ्रीका है। अफ्रीका को आप लोग पढ़ भी चुके हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि वो कौन सा सागर है जो अफ्रीका और यूरोप को आपस में अलग करता है? तो वो है भूमध्य सागर। इसी प्रकार से वो कौन सी जल संधि है जो अफ्रीका और यूरोप को आपस में अलग करती है? तो जिब्राल्टर। जिब्राल्टर के बारे में मैं आपको अफ्रीका के अंदर पढ़ा चुका हूँ। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि वो कौन सी पर्वतमाला है जो एशिया और यूरोप को आपस में अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाता है यूरल। इन सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस के बाद आइए अब हम लोग यूरोप को डिटेल में एनालाइज करते हैं। यूरोप के एनालिसिस के क्रम में हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में सबसे पहले हम लोग वेस्टर्न यूरोप को पढ़ेंगे, फिर हम लोग नॉर्दर्न यूरोप को पढ़ेंगे, फिर हम लोग ईस्टर्न यूरोप को पढ़ेंगे और फिर हम लोग सेंट्रल यूरोप को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप ज़रा यहाँ पर देखिए कि यदि आपको भूमध्य सागर से बाहर निकलना हो तो आपको कितने रास्ते नज़र आते हैं? आंसर है 2। पहला रास्ता आपको जिब्राल्टर के थ्रू नज़र आता है और दूसरा रास्ता आपको सुएज नहर के थ्रू नज़र आता है। ये प्रश्न यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूरोप से जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो या तो जिब्राल्टर के सहारे से होता है और या तो सुएज के सहारे से होता है। लेकिन यदि सुएज के सहारे से किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट किया जाएगा तो निश्चित तौर पे वो चीज़ें या तो एशिया पहुँचेंगी और या फिर जापान की तरफ यानी कि एकदम ओरिएंट साइड में पहुँच जाएंगी। लेकिन अगर जिब्राल्टर के थ्रू कोई ट्रेड किया जाएगा तो यहाँ से जो शिप्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की तरफ जाएंगे, इसलिए जिब्राल्टर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। तो जिब्राल्टर से ही हम लोग यूरोप की शुरुआत करेंगे और जिब्राल्टर के सहारे से ही हम लोग क्लॉकवाइज यूरोप में चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरोप में ये देखिए जिब्राल्टर आपको नज़र आ रही होगी। जिब्राल्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी जिब्राल्टर देख लीजिए, यूनाइटेड किंगडम के पास है। जिब्राल्टर क्या है? एक स्ट्रेल है, जल संधि है जो किसको किसको अलग करती है? मोरक्को और स्पेन को आपस में अलग करती है। जिब्राल्टर इज ऑल्सो नोन एज द की ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। जिब्राल्टर से जब आप ऊपर जाएंगे तो पहला कंट्री आपको यहाँ पर मिलता है स्पेन, और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। मैड्रिड के ठीक बगल में जो दूसरा कंट्री आपको मिलता है वो है पुर्तगाल, जिसकी कैपिटल है लिस्बन।
स्पेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में। तो आप देख रहे होंगे कि स्पेन का जो कोस्टल बॉर्डर है ये पूरा भूमध्य सागर को स्पर्श करता है, इसीलिए यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है उसे भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं क्या होती हैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है आयोग की परीक्षाओं में, तो ध्यान रहे। और हाँ, ये प्रश्न इसी साल वर्ष 2020 के पीसीएस प्री में भी पूछा गया है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की क्या खास बातें होती हैं। तो यहाँ की खास बातों को आप एक लाइन में याद रखिएगा, जूसी एंड सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे एवं रसदार फल यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस की विशेषताएं होती हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, अंगूर, नींबू, ये सारी चीज़ें यहाँ पर खूब सारी पैदा होती हैं, और टमाटर भी। तो स्पेन के अंदर टमाटर का हैवी प्रोडक्शन होता है, और इस पूरी क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये जितने नाम भी मैंने आपको लिए इनका हैवी प्रोडक्शन होता है। यही रीज़न है कि जूसी सिट्रस फ्रूट्स की वजह से चाहे शराब का उत्पादन हो, चाहे बेकरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन हो, ये सारे कंट्रीज़ जैसे कि स्पेन, फ्रांस और इटली दुनिया में पहला स्थान रखते हैं। इसके बाद ये टमाटर का यहाँ पे जब हैवी प्रोडक्शन होता है तो कभी कभी तो इतना हैवी प्रोडक्शन हो जाता है कि उसका एक्सपोर्ट भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता। तो स्पेन के लोग उस टोमेटो को प्रिजर्व कर लेते हैं कोल्ड स्टोर के अंदर, और फिर साल में एक बार उसको मैश करते हैं, और मैश करने के बाद उसी टमाटर को एक दूसरे के ऊपर मारते हैं और एक खेल खेलते हैं जिसको टोमेटो फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। स्पेन की होली भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछ लेते हैं कि टोमेटो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? स्पेन में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, और उसका रीज़न क्या है ये भी आपको बता दिया। इसी तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं बुल फाइटिंग से रिलेटेड। तो बुल फाइटिंग आपने देखी होगी, वो स्पेन का नेशनल स्पोर्ट्स कहलाता है, और ये हो गई स्पेन की सारी विशेषताएं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, यानी कि इंटरनेशनल टाइम लाइन है ये। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछते हैं कि इंटरनेशनल टाइम लाइन किन देशों से होकर के गुजरती है या किन देशों से होकर के नहीं गुजरती है। तो स्पेन वो कंट्री है जहाँ से इंटरनेशनल टाइम लाइन गुजरती है, फ्रांस से भी गुजरती है, इसके ऊपर लंदन से भी गुजरती है। तो यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, इन 3 कंट्री से गुजरती है। तो यहाँ से एक ऐसा प्रश्न बन सकता है जहाँ पे कोई भी चौथा कंट्री आपको ऑप्शन में डाल दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि अमंग विच वन ऑफ दिस कंट्री डज नॉट स्टैंड्स ऑन द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तब आपको ध्यान रहना चाहिए इन कंट्रीज़ के बारे में। तो ये हो गई पूरी स्पेन की बात। स्पेन के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर अगला कंट्री हमको मिलता है पुर्तगाल। और पुर्तगाल आप देख रहे हैं काफ़ी छोटा सा कंट्री है और कैपिटल है इसकी लिस्बन। पुर्तगाल ना केवल एक देश है बल्कि ये एक इच्छा शक्ति का भी नाम है। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक पानी के जहाज़ों का जो निर्माण है वो पुर्तगाली लोगों ने ही किया था। और 1402 में जब न्यू डिस्कवरीज ऑफ वर्ल्ड शुरू होती हैं तब पुर्तगाली लोगों ने ही दुनिया की ज़्यादातर नई जगहों की खोज करी थी, चाहे वो अमेरिका की खोज हो, चाहे वो भारत की खोज हो। इसका जो क्रेडिट है वो पुर्तगालियों को ही जाता है। वास्को द गामा, कोलंबस, फर्डिनैंड, मैगेलन, ये सारे लोग जो हैं ये पुर्तगाल से ही रिलेटेड थे। और कैपिटल लिस्बन से ये पूरा का पूरा सफ़र शुरू होता है। भारत सबसे पहले कौन आया था? वो भी पुर्तगाली लोग ही आए थे। तो 1498 में जब इंडिया के सी रूट को डिस्कवर किया गया तो वास्को द गामा यहीं लिस्बन से ही चला था। पुर्तगाल से रिलेटेड एक तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न होता है पुर्तगाल के तोहफे। भारत को पुर्तगाल ने 4 गिफ्ट दिए हैं, जिनमें पहला गिफ्ट है टोमेटो, दूसरा गिफ्ट है पोटैटो, तीसरा गिफ्ट है चिली और चौथा गिफ्ट है टोबैको। टमाटर, आलू, मिर्च और तंबाकू, ये 4 चीज़ें पुर्तगाली ही भारत लेकर के आए थे और फिर भारत में इन चीज़ों की खेती होने लगी और आज इस हद तक भारत में इन चीज़ों का उत्पादन होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये विशुद्ध भारतीय हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ध्यान रहे इन 4 चीज़ों से रिलेटेड भी पुर्तगाल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेन और पुर्तगाल के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला कंट्री हमें मिलता है फ्रांस। लेकिन फ्रांस की तरफ चलने से पहले हमें देख लेना चाहिए इस वी शेप्ड वाटर बॉडी को, जिसका नाम है बे ऑफ बिस्के। ये है बिस्के की खाड़ी जो स्पेन और फ्रांस के बीच में स्थित है। बिस्के की खाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा जाता है कि किन देशों के बीच में स्थित है।
या आपसे पूछ लिया जाएगा कि बे ऑफ बिस्के किन दो देशों को अलग करती है, तब आपका आंसर हो जाएगा स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, अब हम लोग चलते हैं फ्रांस की तरफ। तो ये रहा दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक, जिसका नाम है फ्रांस, और कैपिटल आपको नज़र आ रही होगी पेरिस। इससे पहले कि हम लोग पेरिस की चर्चा करें, हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन आ रही है ये फ्रांस से गुजर रही है। वेस्टर्न फ्रांस को ये 2 भागों में डिवाइड करती है और फिर स्पेन को। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर आने वाला एक प्रमुख देश फ्रांस भी हो गया, जिसकी कैपिटल है पेरिस। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है और सीन रिवर जो है वो ऑपोजिट फ्लो रिवर है, यानी कि वो पेरिस से बह करके और इस तरीके से इंग्लिश चैनल में जा करके गिरती है। तो कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि इंग्लिश चैनल में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो वो हो गई आपकी सीन। पेरिस किस नदी के तट पर है, तो उसका भी आंसर हो गया सीन। अब ये जो फ्रांस है, इस फ्रांस से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि दुनिया को डेमोक्रेसी किसने दी, लोकतंत्र का जन्म किस देश में हुआ, तो वो हुआ फ्रांस में। 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है, लुई 16 की तानाशाही यहाँ से ख़त्म होती है, तो डेमोक्रेसी की शुरुआत फ्रांस में होती है और इसी डेमोक्रेसी को अपनाया अमेरिका में, जिसकी वजह से उसे सबसे पुराना लोकतंत्र और फिर भारत ने तो भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र की गोद जो है वो फ्रांस है। हालांकि अगर आज के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि लोकतंत्र की गोद क्या है, तो उसका आंसर हो जाता है स्विट्ज़रलैंड, जो कि फ्रांस का पड़ोसी है। इसी फ्रांस में 1789 में तानाशाही शुरू हो जाती है और वो तानाशाही थी, डिक्टेटरशिप थी नेपोलियन की। तो नेपोलियन का भी एक लंबा शासन फ्रांस में रहा और फिर 1850 के अंदर जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई, उसके बाद फ्रांस की पॉलिटिकल कंडीशंस बदल गई। उसकी चर्चा ना करते हुए वापस से आते हैं फ्रांस की ज्योग्राफी में। फ्रांस पहाड़ों से घिरा हुआ एक बेहद खूबसूरत देश है। यहाँ पर इस तरीके से एक माउंटेन रेंज है जिसको हम लोग एल्प कहते हैं। तो फ्रांस एल्प की गोद में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं पेरिस में। पेरिस में ही एफिल टावर स्थित है और उसके चारों तरफ बने हुए हैं ढेर सारे महल, जो कि लुई 16 के टाइम के पहले के हैं। इसीलिए पेरिस को महलों का शहर या फ्रांस को महलों का देश भी कहते हैं। इसके अलावा पेरिस को फैशन सिटी या फैशन कैपिटल भी कहते हैं। रीज़न, हर 4 मिनट में पेरिस में फैशन बदल जाता है। पेरिस दुनिया का सबसे मॉडरेट शहर माना जाता है, चाहे वो फैशन की बात हो, चाहे वो टूरिज़्म की बात हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर की बात हो। इसीलिए दुनिया में चाहे किसी भी कोने में कोई रहता हो, उसने पेरिस के बारे में ज़रूर सुना होगा और पर्यटन प्रेमी जितने भी हैं वो पेरिस ज़रूर घूमना चाहते हैं। फ्रांस एक मिक्स कल्चर वाला देश है, इसीलिए फ्रांस में विभिन्न धर्म और संप्रदायों के लोग भी रहते हैं और यहाँ के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रां, वो भी इस बात का प्रतीक हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में फ्रांस में चरमपंथ पैदा हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ हत्याएं हुई और उन हत्याओं को लेकर के फ्रांस की थोड़ी सी बदनामी भी हुई है। हालांकि उस पॉलिटिकल डिबेट में ना जाते हुए हम लोग इस प्रकार से फ्रांस को यहाँ पे फिनिश करते हैं। फ्रांस के कुछ फेमस शहरों में यहाँ पर लियन, पेरिस और मोनाको भी आते हैं। फ्रांस में ही जब हम लोग सबसे ऊपर चले जाते हैं तो फ्रांस का जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर आप देख रहे हैं कि ये एक वाटर बॉडी को टच करता है और इस वाटर बॉडी को कहते हैं इंग्लिश चैनल। चैनल ऐसी वाटर बॉडी को कहा जाता है जो या तो 2 देशों को अलग करे या तो 2 स्टेट्स को अलग करे और साथ ही साथ यहाँ से कोई ना कोई लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड भी पास होती हो। तो ये जो इंग्लिश चैनल है, इसका नाम इंग्लिश चैनल इंग्लैंड की वजह से पड़ा। इंग्लिश चैनल किन 2 देशों के बीच में स्थित है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। आंसर हो जाता है फ्रांस एंड इंग्लैंड। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि इंग्लिश चैनल कहीं पे बहुत ज़्यादा वाइड है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा नैरो है। ये सबसे ज़्यादा नैरो जहाँ पर है, सबसे ज़्यादा इसकी कम लंबाई जहाँ पर है, वहीं से इंग्लैंड सबसे करीब भी होगा। इसलिए यहाँ पर स्थित जो पोर्ट है उसका नाम है डोवर और ये डोवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
डोवर जलसंधि, डोवर स्ट्रेल करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डोवर पोर्ट करके भी पूछा जा सकता है। ये इंग्लिश चैनल का मोस्ट नैरो पॉइंट है और इस इंग्लिश चैनल में स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये चैनल ऑलमोस्ट आर्कटिक सर्कल के पास है। पानी बहुत ठंडा होता है और कई बार तो पानी में बर्फ़ की एक मोटी चादर भी जम जाती है। इसको तैर के पार करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है और इसी मुश्किल काम को आसान बनाया था एक भारतीय लड़की ने जिसका नाम था आरती शाह। तो ये भी क्वेश्चन हालांकि आजकल नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने वाली पहली भारतीय कौन है, तो आरती शाह। तो ये हो गई फ्रांस की कहानी। ध्यान दीजिए, हम लोग स्पेन पढ़ रहे हैं, कैपिटल थी मैड्रिड, पुर्तगाल पढ़ा, कैपिटल थी लिस्बन, फ्रांस पढ़ा, कैपिटल थी पेरिस, और अब ऊपर आते हैं यूनाइटेड किंगडम में। यूरोप के मैप को इस तरीके से आपको अपने जहन में रखना चाहिए कि आपसे सपने में भी कोई पूछे तो आप उसको नींद में भी बताते चले जाएं कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है और किस देश की क्या क्वालिटी है। तो फ्रांस के बाद जो अगला कंट्री आता है उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। सबसे पहला प्रश्न है कि इस कंट्री को यूनाइटेड किंगडम क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जिस भी देश के नाम के साथ में यूनाइटेड लग जाए इसका मतलब होता है कि वो एक सिंगल कंट्री ना होकर के कई देशों का एक समूह है। किंगडम इसलिए क्योंकि यहाँ पर मोनार्कियल डेमोक्रेसी है, यहाँ पर आज भी क्राउन का शासन होता है। तो आखिर वो कौन से देश हैं जो यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं। पहला देश है आयरलैंड जिसकी कैपिटल है डबलिन, दूसरा कंट्री है स्कॉटलैंड जिसकी कैपिटल है ग्लासगो, और तीसरा कंट्री है इंग्लैंड जिसकी कैपिटल है लंदन। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये तीनों कंट्रीज मिलकर के बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पर मोनार्कियल डेमोक्रेसी, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है, और इस समय यहाँ की क्वीन है एलिजाबेथ सेकंड, जो कि दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली मोनार्क हैं। इनका शासन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स तक का हो चुका है। यूनाइटेड किंगडम को ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, और आम बोलचाल की भाषा में चूंकि इंग्लैंड इसका सबसे फेमस कंट्री है तो आप इंग्लैंड भी इसको कह देते हैं, लेकिन अगर आपको सही शब्द का प्रयोग करना है तो आप यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन बोलेंगे। अगर आप इंग्लैंड बोलते हैं तो मतलब आप स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रहे हैं, अगर आप आयरलैंड बोलते हैं तो स्पेसिफिक कंट्री है, अगर आप स्कॉटलैंड बोलते हैं तो ये भी स्पेसिफिक कंट्री है। यहाँ के कुछ फेमस शहरों में लीड्स, ग्लासगो, बर्मिंघम और डबलिन आते हैं। ये जो यूनाइटेड किंगडम आप देख रहे हैं ये काफ़ी छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लेकिन यहाँ पर कुदरत के उपहार के रूप में आयरन ओर्स और कोल माइंस बहुत ज़्यादा हैं। यही रीज़न है कि इन लोगों ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति यहीं से शुरू हुई और अपने कोल और अपने लोहे का प्रयोग करके इन्होंने मशीनें बनाई और कोयला जला करके तरक्की करी। हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिए ये पूरी दुनिया में घूमे और एक समय तो ऐसा भी आया जब पूरी दुनिया पे एक छत्र राज इसी इंग्लैंड का रहा। यूनाइटेड किंगडम की ये कहानी यहाँ पे फिनिश नहीं होती है, लेकिन चूंकि हम लोग मैपिंग पढ़ रहे हैं इसलिए इससे ज़्यादा डिस्कशन का यहाँ पे कोई काम नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के नीचे है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल के बाद है फ्रांस। अब हम लोग फ्रांस से आगे बढ़ते हैं। जब फ्रांस से आगे बढ़ते हैं तो हमें दो छोटे छोटे से कंट्री मिलते हैं जिनका नाम है बेल्जियम और ब्रुसेल्स। माफ़ कीजिएगा, बेल्जियम और नीदरलैंड्स। ये जो दो छोटे छोटे से कंट्री आपको नज़र आ रहे हैं, बेल्जियम और नीदरलैंड्स, ये कंट्रीज़ तो बहुत छोटे हैं लेकिन सर्विस सेक्टर की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण देश हो जाते हैं। ये जो पहला कंट्री आपको नज़र आ रहा है बेल्जियम, इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, और इसके बाद जो दूसरा कंट्री आपको नज़र आ रहा है नीदरलैंड्स, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम इज़ फेमस फॉर द स्पोर्ट्स एंड ब्रुसेल्स is famous for the leather industry, is famous for the technology, is famous for the metros। इन कंट्रीज़ के अंदर भी मोनार्कियल डेमोक्रेसी है। कैपिटल्स आपसे पूछ ली जाती हैं। इन कंट्रीज़ के ऊपर नॉर्थ साइड में ये जो सी आपको नज़र आ रहा है इसको नॉर्थ सी बोलते हैं।
तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ सी के तट पर स्थित कौन कौन से देश हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये देखिए नॉर्थ सी और इसके तट पर स्थित देशों में आपको बेल्जियम नज़र आ जाएगा, नीदरलैंड्स नज़र आ जाएगा, यूनाइटेड किंगडम नज़र आ जाएगा और डेनमार्क नज़र आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल पे एनालिटिकल क्वेश्चंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो हम लोगों ने नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और नीदरलैंड्स को स्टडी किया। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला कंट्री हमें यहाँ पर मिलता है जर्मनी। ये देखिए जर्मनी आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा होगा। जर्मनी की जो कैपिटल है ये है बर्लिन। और जर्मनी फेमस किसके लिए है? हिटलर के लिए फेमस है। जर्मनी फेमस किसके लिए है? बिस्मार्क के लिए फेमस है। आधुनिक जर्मनी का निर्माता बिस्मार्क को कहा जाता है। लेकिन हिटलर की तानाशाही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण भी जर्मनी ही है। हालांकि आज जर्मनी विकसित देशों की श्रेणी में आता है और इस समय यहाँ की चांसलर हैं एंजेला मार्केल। भारत से जर्मनी के अच्छे संबंध हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जर्मनी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। जर्मनी के 4 प्रमुख शहर जिनमें हैम्बर्ग, बर्लिन, म्यूनिख और फ्रैंकफर्ट, ये चारों शहर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। जितनी भी बड़ी कंपनियों के नाम आपने सुने हैं, चाहे वो मर्सिडीज हो, ऑडी हो, BMW हो, फोर्ड हो, ये सारी कंपनियां जर्मनी की ही हैं। एक इंडेक्स आता है जिसको बोलते हैं उत्पाद गुणवत्ता सूचकांक, प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स। तो प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जर्मनी के प्रोडक्ट्स पर विश्व सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। इसलिए आज का जर्मनी विश्वास का दूसरा नाम भी है। हालांकि अगर जर्मनी के इतिहास में जाएंगे तो जर्मनी विश्व युद्ध का कारण भी था। जर्मनी को विश्व युद्ध में इतना नुकसान हुआ था जिसके हर जाने की रकम जर्मनी आज भी भर रहा है लोन के रूप में। इसलिए जर्मनी इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है। इनका जो विश्व युद्ध का कारण था वो था पोलैंड, जिसकी कैपिटल है वर्सो। तो आप देख रहे हैं दोनों देशों के बीच में बॉर्डर, और जब भी 2 बॉर्डर्स आपस में मिलेंगे तो कहीं ना कहीं युद्ध की संभावना बन जाएगी। जर्मनी के ऊपर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे कंट्री आपको मिलता है डेनमार्क। बहुत ही खूबसूरत सा देश है डेनमार्क और इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क दुनिया का वो पहला देश है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए आवाज़ बुलंद करी थी। और 1972 में जो मैन एंड बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम के अंदर, उसका जो आयोजक देश था वो डेनमार्क ही था। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, लेकिन पूरी दुनिया का जो बैड एटमॉस्फेयर है वो इनको झेलना पड़ता है क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। डेनमार्क शराब के उत्पादन में भी अग्रणी देश है, सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंसी है। इसके अलावा टूरिज्म यहाँ पर अच्छा है, नॉर्थ सी के तट पर स्थित है। डेनमार्क के बाद चूंकि हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसलिए अब हमें नॉर्दर्न यूरोप की तरफ आना पड़ेगा। और जब नॉर्दर्न यूरोप की तरफ आएंगे तो हमें नॉर्दर्न यूरोप में ये 3 मेजर कंट्रीज नज़र आएंगे और इनके नाम आपको क्रमशः नज़र भी आ रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। इसमें नॉर्वे की कैपिटल आप देख रहे हैं ओस्लो, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। ये 3 कंट्रीज जो हैं ये 3 फिंगर्स की तरीके से आपको नज़र आते हैं और इन तीनों कंट्रीज़ को मिला करके नॉर्वेगियन कंट्रीज़ कहा जाता है। रीज़न है इनके बगल में नॉर्वेगियन सी का स्थित होना। हालांकि अगर नॉर्वेगियन कंट्री में कभी आपको चौथा ऑप्शन मिल जाए तो इंग्लैंड भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि उसके नॉर्थ में नॉर्वेगियन सी है। नॉर्वे की कैपिटल जो ओस्लो है ये नोबेल प्राइज़ कमेटी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहीं से नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है और आर्कटिक सर्कल के पास में है। ये जो साइड में आपको इस तरीके से ये रैशेस नज़र आ रहे हैं, ये एक लंबी सी माउंटेन रेंज है जिसका नाम है स्कैंडिनेवियन। यूरोप में 3 प्रमुख पर्वतमालाएं हैं जिनमें सबसे पहले यूरल माउंटेन्स है जो मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पर एल्प है जो मैं अभी आपको नीचे बता चुका हूँ कि फ्रांस के अंदर है। और तीसरे नंबर पर है स्कैंडिनेवियन जो काफ़ी लंबी है और नॉर्दर्न यूरोप में है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज
का नाम स्कैंडिनेवियन पड़ा यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा की वजह से। लैंग्वेज है स्कैंडिनेवियन, इसीलिए इन 3 देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहते हैं। ध्यान रहे, चाहे बात नॉर्वेगियन कंट्रीज़ की हो, चाहे बात स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की हो, आपका आंसर हमेशा क्या होगा? नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। साथ ही साथ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स और इसके अलावा जितने भी अच्छे वाले इंडेक्स हैं उनमें टॉपर कंट्रीज़ भी यही लोग हैं। दुनिया से अलग हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% है, तो ये सारे देश टॉपर हैं। तो जब भी आपसे कभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड प्रोग्रेस, इनोवेशन या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करी जाएगी तो बिना इफ एंड बट के आप ऑप्शन में इन्हीं कंट्रीज़ को ढूंढने की कोशिश करें। इन कंट्रीज़ के अलावा आप आइसलैंड को भी देख सकते हैं। आइसलैंड भी इन सारे इंडेक्स में टॉपर कंट्री है, जिसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इसके बाद स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आप देखते हैं कि आपको एक वाटर बॉडी नज़र आ रही है जिसका नाम है गल्फ ऑफ बोथिना। अक्सर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गल्फ ऑफ बोथिना किन 2 देशों के बीच में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा स्वीडन एंड फिनलैंड। जब आप फिनलैंड से नीचे उतरेंगे तो एक और वाटर बॉडी मिलेगी जिसका नाम है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी बहुत इंपॉर्टेंट सी हो जाता है। उसका रीज़न है, चाहे स्टॉकहोम हो चाहे हेलसिंकी हो, यहाँ से जितना भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाएगा वो बाल्टिक सी के रास्ते से ही किया जाएगा और रास्ते में उसको डेनमार्क मिलेगा, जो कि एक मुसीबत है। बाल्टिक सी की कोस्ट पर 3 कंट्री स्थित हैं, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। फिर से समझ लीजिए, बाल्टिक सी के तट पर 3 कंट्री स्थित हैं, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। इन तीनों कंट्रीज़ को मिला करके कहते हैं बाल्टिक नेशंस या बाल्टिक राष्ट्र समूह। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश, among which one of these countries is not come from Baltic nations? तो these 3 countries are related to Baltic nations. स्टॉकहोम, हेलसिंकी, टैलिन, रीगा, यहाँ से जब भी कोई शिप जाएगा तो आपको मिलेगा रास्ते में डेनमार्क, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इंपोर्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो करेंगे क्या? तो करेंगे ये कि डेनमार्क को यहाँ पर खोद करके एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है कील। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कील नहर किस देश में है? तो कील नहर है डेनमार्क के अंदर। बनाई क्यों गई है? ताकि बाल्टिक सी से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। दिस इज द रीजन कि वाई कील कैनाल इज ऑल्सो नोन एज द की ऑफ द बाल्टिक सी। बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो कील नहर को कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर हो गई पूरे के पूरे नॉर्दर्न यूरोप की। इसके बाद नॉर्दर्न यूरोप में ही एक कंट्री यहाँ पर आता है जिसे कहते हैं आइसलैंड। हालांकि आइसलैंड नॉर्वे और इंग्लैंड से बहुत दूर है, लेकिन ये इन्हीं देशों के जैसा एक देश है जिसकी कैपिटल है रिकजवे। आप देख रहे हैं कि आर्कटिक सर्कल ऑलमोस्ट आइसलैंड से पास हो रहा है। आर्कटिक सर्कल का मतलब 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ऑलमोस्ट आइसलैंड से पास हो रहा है। कैपिटल है रिकजवे। यहाँ से पूछा जाने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। विश्व में सर्वाधिक उत्तरी राजधानी कौन सी है? तो विश्व में सर्वाधिक उत्तरी राजधानी है रिकजवे। आप वर्ल्ड का मैप खोल के बैठिएगा, रिकजवे से ज़्यादा नॉर्थ में आपको कोई कैपिटल नहीं मिलेगी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आइसलैंड कहाँ पर स्थित है? तो ये एक रिज के ऊपर स्थित है और वो रिज है सेंट्रल अटलांटिक ओशन रिज। हालांकि इसके लिए आपको ज्योग्राफी को एक विषय के तौर पे पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आइसलैंड के अंदर एक वॉल्केनो है जिसका नाम है हेक्ला। ये भी क्वेश्चन आपसे खूब पूछा जाता है। आइसलैंड के बाद हम लोग वापस आते हैं नॉर्दर्न यूरोप में और एक बार हम लोग यूरोप का क्विक रिवीजन करते हैं। यूरोप के क्विक रिवीजन में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा स्पेन को जिसकी कैपिटल थी मैड्रिड। फिर हम लोगों ने पढ़ा पुर्तगाल को जिसकी कैपिटल थी लिस्बन। बीच में हमको मिली थी बे ऑफ बिस्के। फिर हम लोगों ने पढ़ा फ्रांस को जिसकी कैपिटल थी पेरिस। बीच में मिला इंग्लिश चैनल। फिर हम लोगों ने पढ़ा यूनाइटेड किंगडम को और समझा भी कि इसका क्या मतलब होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े बेल्जियम जिसकी कैपिटल है ब्रसेल्स।
नीदरलैंड्स जिसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, और फिर हम लोगों ने समझा नॉर्थ सी को। इसके बाद हम लोग गए जर्मनी में जिसकी कैपिटल है बर्लिन, और फिर हम लोगों ने देखा पोलैंड को भी जिसकी कैपिटल है वर्सो। डेनमार्क की चर्चा करी, कोपेनहेगन की चर्चा करी, और फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी सीखा कि क्यों इन 3 कंट्रीज़ को नॉर्वेगियन कंट्रीज़ या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। और अंत में हम लोगों ने चर्चा करी थी बाल्टिक सी की और एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया के रूप में बाल्टिक नेशंस की। साथ ही साथ हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट कील नहर को भी डिस्कस किया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने वेस्टर्न यूरोप को फिनिश किया, नॉर्दर्न यूरोप को फिनिश किया, और अब हम लोग चलते हैं ईस्टर्न यूरोप की तरफ। ईस्टर्न यूरोप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं होता, लेकिन यदि आप राजनीतिक दृष्टि से ईस्टर्न यूरोप को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रशिया जो कंट्री है, इस कंट्री को पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, यूएसएसआर कहते थे। और यूएसएसआर बहुत बड़ा देश था जो कि जिसमें कि लगभग 14 देश आते थे। तो जब रशिया यूएसएसआर हुआ करता था तो मॉस्को यहाँ ना होकर के यहाँ तक एक्सटेंड करता था, और लगभग पूरा जो ईस्टर्न यूरोप है ये सोवियत संघ ही हुआ करता था। 1992 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है, सोवियत यूनियन टूट जाता है, तो उसके बाद कई सारे देश आज़ाद होते हैं। तो वो सारे देश जो आज़ाद होने के बाद यूरोप के हिस्से में आ गए, उन्हीं को आज हम लोग ईस्टर्न यूरोप के रूप में जानते हैं। और इन देशों में जो प्रमुख देश हैं वो है बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया और बुल्गारिया। फिर से देख लीजिए, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया एंड बुल्गारिया, ये सारे कंट्री सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे। और यहाँ से पूछा जाने वाला जो एकलौता प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सोवियत संघ का हिस्सा था या नहीं था। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पर 6 कंट्रीज़ हैं, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद जब हम लोग और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण देश मिलता है जिसका नाम है ग्रीस। ये देखिए ग्रीस। जब हम लोग एशिया पढ़ रहे थे तब मैं आपको टर्की और इस्तांबुल की पूरी कहानी सुना चुका हूँ। अगर फिर से समझना चाहें तो एशिया के मैप में आप जाइए और वो वीडियो देखिए। लेकिन यहाँ पे मैं केवल ग्रीस की चर्चा करूँगा। ग्रीस में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और कैपिटल है इसकी एथेंस। इसी ग्रीस को पुराने ज़माने में कहा जाता था यूनान, और एथेंस को कहते थे मकदूनिया, और यहीं के थे प्रिंस फिलिप और जिनका पुत्र था सिकंदर या अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर कहाँ का रहने वाला था ये क्वेश्चन पूछते हैं। ग्रीस का पुराना नाम क्या है ये पूछते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1904 में यहीं ग्रीस से होती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दुनिया का पहला देश जो दिवालिया हो गया। आज ग्रीस की हालत बहुत ख़राब है, ये डिफ़ॉल्टर हो चुका है। उसके रीजंस जो हैं वो इकोनॉमी सब्जेक्ट के रीजंस हैं जिसकी चर्चा मैपिंग में हम लोग नहीं करेंगे। तो ग्रीस के बारे में भी याद रखिएगा। ग्रीस के काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं जो मेडिटेरेनियन सी के अंदर आते हैं। ग्रीस का एक हिस्सा है जो एशिया से भी टच करता है, यानी कि टर्की से भी टच करता है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं साउदर्न यूरोप में, और साउदर्न यूरोप भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब हम लोग साउदर्न यूरोप की चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें एक जिस कंट्री को सबसे अच्छी तरीके से पढ़ना है उस कंट्री को इटली कहा जाएगा। तो इटली के पीछे आप देख रहे हैं स्पेन, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रांस, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन कंट्रीज़ को हटा रहा हूँ मैं और सीधा आता हूँ मैं इटली के ऊपर। ये देखिए इटली, ये जो इटली कंट्री आप देख रहे हैं, ये इटली दुनिया के सबसे प्राचीनतम देशों में से एक है। और इसी कंट्री को पुराने ज़माने में रोम कहा जाता था। हालांकि आज रोम इटली की कैपिटल है। अगर आपने कभी रोमन एम्पायर के बारे में सुना हो तो वो रोमन एम्पायर भी यहीं से शुरू होता था। और जो क्रिश्चियनिटी है, जो ईसाइयत है, उसका सबसे बड़ा केंद्र आज भी यही इटली है और रोम है। इटली भूमध्य सागर के अंदर काफ़ी अंदर तक फैला हुआ है। और आप देख रहे हैं कि ट्यूनीशिया जो कंट्री है जिसकी कैपिटल है ट्यूनिश, ये अफ्रीका में है। यहाँ से इटली की दूरी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। सिसिली आइलैंड जो इटली का है ये अफ्रीका के काफ़ी पास है। तो इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मेडिटेरेनियन सी में है। तो अगर ऐसा प्रश्न आपसे कभी पूछा जाए कि भूमध्य सागर में सबसे लंबी सीमा किस देश की स्पर्श होती है, तो वो कंट्री नो डाउट इटली है। इटली के
कुछ फेमस आइलैंड्स भी हैं जिनमें सर्डिनिया आता है और जिनमें सिसिली आता है। ये जो सिसिली आप आइलैंड देख रहे हैं, इसी सिसिली में एक वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्रोम्बेली। स्ट्रोम्बेली एक एक्टिव वोल्केनो है जो 24/7 इरप्ट करता रहता है, और इसके इरप्शन की वजह से जब पानी के जहाज़ भूमध्य सागर के अंदर जाते हैं तो उन्हें रात को लाइटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये ज्वालामुखी उनको रास्ता दिखा देता है। यही रीज़न है कि सिसिली के स्ट्रोम्बेली को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसके अलावा जब आप इटली में ऊपर आते हैं तो यहाँ पे शहर आपको नज़र आ रहा है मिलान, और इटली का ये जो मिलान शहर है ये कोरोना काल में बहुत फेमस रहा। मिलान के अंदर ही कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई, और इटली जैसा छोटा देश जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, एक दिन में 3,500 से 4,000 मौतें केवल मिलान शहर में हुई। तो हो सकता है कि यूपीएससी ज्योग्राफी के क्वेश्चन में मिलान शहर पूछ ले कि ये किस देश में है, या हो सकता है इटली के 4 शहर आपको दे दिए जाएं, मिलान दे दिया जाए, सर्डिनिया दे दिया जाए, सिसिली दे दिया जाए, रोम दे दिया जाए, और कह दिया जाए कि इसको नॉर्थ से साउथ में सजा दीजिए, या साउथ से नॉर्थ में सजा दीजिए, या सबसे नॉर्दर्न क्या है, सबसे साउदर्न क्या है। तो ऐसे प्रश्न के लिए भी आप यहाँ पे तैयार रहिएगा। इटली भी अपने सर्विस सेक्टर के लिए फेमस है, और इटली के पीछे यानी कि इटली के पूर्व में यहाँ पर ये जो सी आपको नज़र आ रहा है, इस सी को कहते हैं एड्रियोटिक सी। और चूंकि एड्रियोटिक सी के अंदर भी ऑलमोस्ट इटली का ही कब्जा है, इसलिए इटली को क्वीन ऑफ एड्रियोटिक सी कहा जाता है, एड्रियोटिक सागर की रानी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इटली से रिलेटेड ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हैं। हालांकि जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, यानी कि इटली के इतिहास में अगर हम लोग जाएंगे तो फिर इटली में पैरमा, मोडेना, टस्कनी, यहाँ पर 3 शहर हैं जिनकी बहुत लंबी कहानी होगी, और इटली से रिलेटेड फिर हमें स्टालिन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी चर्चा ना करेंगे और इटली को यहाँ पर फिनिश करेंगे। इटली के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप ज़रा एक चीज़ यहाँ पर देखिए ध्यान से। ये हो गया एड्रियोटिक सी, और एड्रियोटिक सी से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे छोटे छोटे शहर मिलते हैं, जिनमें सर्बिया, क्रोशिया, मैकडोनिया, बुल्गारिया, ये सारे शहर आते हैं। और ख़त्म कहाँ पर हम लोग जा कर के करते हैं, यहाँ पर जा कर के ख़त्म करते हैं, और इसके बारे में आपने एशिया में पढ़ा होगा, इसका नाम क्या है, सी ऑफ मरमरा, ये है मरमरा सागर। तो ये जो एड्रियोटिक सी से लेकर के मरमरा सी तक का जो रास्ता है, और उसके बीच में ये जितने भी कंट्री आते हैं, इन सारे कंट्रीज़ के लिए एक स्पेसिफिक नेम का प्रयोग किया जाता है, और इस स्पेसिफिक नेम का पता आप लोगों को लगाना है। हालांकि इस स्पेसिफिक नेम की कहानी ज़रूर मैं आपको सुना देता हूँ कि ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो जो रोमन एम्पायर था, उस रोमन एम्पायर की 2 विंग थी, 2 ब्रांचेस थी। एक ब्रांच थी जो यूरोप में एक्सपेंड करती थी, और एक ब्रांच थी जो एशिया तक एक्सपेंड करती थी। बाद में रोमन एम्पायर टूटा, और रोमन एम्पायर टूटने के बाद ये तुर्की एक खलीफाओं के शासन में आ गया, और यहाँ से खलीफागिरी की शुरुआत हुई। और इसी खलीफाओं के शासन को, जिनकी सत्ता अरब तक फैली हुई थी, इस शासन को हम लोग ऑटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं। तो ऑटोमन एम्पायर ना केवल तुर्की और ना केवल सऊदी अरब तक सीमित था, बल्कि ये यूरोप में भी फैला हुआ था। तो ऑटोमन एम्पायर यूरोप के जिन देशों में फैला हुआ था, यानी कि मरमरा सी से लेके एड्रियोटिक सी, इन सारे देशों के लिए एक स्पेसिफिक टर्म का प्रयोग किया जाता है। और इस स्पेसिफिक टर्म का आंसर मुझे आप लोग देंगे। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, या आप मुझे पर्सनल आंसर भी इसका दे सकते हैं, और फिर इसकी पूरी कहानी मैं आपको कभी अलग से सुनाऊंगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेंट्रल यूरोप में, और सेंट्रल यूरोप के अंदर हमें जिन मेजर कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना होता है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री जो हो जाता है, उस कंट्री का नाम होता है स्विट्ज़रलैंड। तो ये रहा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न, और स्विट्ज़रलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यूरोप के अंदर इस तरीके से एल्प माउंटेन्स फैले हुए हैं, और ये एल्प माउंटेन जो हैं ये स्विट्ज़रलैंड को ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लेते हैं, इसलिए स्विट्ज़रलैंड में ज़मीन नहीं है। स्विट्ज़रलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। हाई पीक्स ऑफ एल्प यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि स्नो कवर्ड होती हैं। स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन से देश हैं जिनसे स्विट्ज़रलैंड आपस में घिरा हुआ है। तो फ्रांस, जर्मनी,
ऑस्ट्रेलिया और इटली, ये 4 देश हैं जिनसे स्विट्ज़रलैंड घिरा हुआ है। चारों के नाम याद रखिएगा। स्विट्ज़रलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में डेमोक्रेसी बहुत अच्छी तरीके से है और शायद यही रीज़न है कि जो स्विस बैंक हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हैं, जो अपने अकाउंट होल्डर्स का नाम कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करती, और इसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लैक मनी है वो बहुत सारा क्रिएट हो जाता है। स्विट्ज़रलैंड के पास अपनी कोई प्रॉपर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स नहीं है। नेवी का तो कोई काम नहीं है इनको, क्योंकि ये लैंडलॉक हैं। इनके पास अपनी कोई प्रॉपर एयरफोर्स या आर्मी भी नहीं है, क्योंकि इन्हें शायद कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि बहुत रिच कंट्री हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ग्लोबल इंडेक्स आते हैं जो हैप्पीनेस से रिलेटेड हों, रिसर्च से रिलेटेड हों, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हों, उनमें भी टॉपर कंट्रीज़ की लिस्ट में स्विट्ज़रलैंड शामिल होता है। और इसी स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये जो बर्न है, बर्न के अलावा एक आध फेमस शहर यहाँ पर म्यूनिक है, जैसे बहुत फेमस है अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए। स्विस वॉच आपने बहुत फेमस सुनी होंगी, स्विस सनग्लासेस आपने बहुत फेमस सुने होंगे। तो स्विट्ज़रलैंड की भी जो इकॉनमी है वो या तो सर्विस सेक्टर से चलती है या तो टूरिज्म से चलती है। लेकिन वर्ष 2011 और 12 में स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल है बर्न, यहाँ पर इतिहास के अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग किया गया, जिसका नाम था लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर नाम की एक मशीन यहाँ पर लगाई गई ज़मीन के नीचे, और दुनिया भर के 4700 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इसमें हिस्सा लिया था। और इस प्रयोग में किया जाना था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की आपस में टक्कर होनी थी, और टक्कर से जो एनर्जी निकलनी थी उस एनर्जी से इस शोध को आगे बढ़ाना था कि बिग बैंग में क्या रहस्य होंगे। तो बिग बैंग की जो घटना थी जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, उससे रिलेटेड जो आज भी अनसुलझे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब के लिए स्विट्ज़रलैंड में रिसर्च करी गई थी। हालांकि इस मशीन पे बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर जो खर्च हुए वो सब बेकार हो गए, क्योंकि मशीन बंद हो गई थी। मशीन को रिपेयर किया गया उससे 1.5 गुना खर्च करके, और दोबारा जब ये प्रयोग हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की टक्कर करवाई गई, तब भी रिजल्ट कुछ नहीं मिला। इसलिए जिस पार्टिकल को खोजने की कोशिश करी जा रही थी उसको गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन पार्टिकल कहा गया। तो हिग्स बोसॉन की कहानी जो है वो भी यहीं स्विट्ज़रलैंड से शुरू होती है। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर को भी याद रखिएगा। और फिर हम लोग स्विट्ज़रलैंड से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कंट्री हमें ऑस्ट्रिया मिल जाता है, जिसकी कैपिटल हो जाती है वियना। और इस प्रकार से मेजर जो आपका सेंट्रल यूरोप है वो भी समाप्त होता है। अब इस यूरोप के मैप को आप एक बार ध्यान से देखिए और ये बताइए कि इसमें बचा क्या। तो लगभग कुछ नहीं बचा, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। हालांकि इसकी फिजिकल ज्योग्राफी की बात मैं अगर करूं आपको तो बस 5 मिनट के अंदर मैं वो भी समझाऊंगा। हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो मैपिंग के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक रफ तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया जाता है वो है यूरल माउंटेन्स। तो ये देखिए, ये जो लाइन ब्लैक कलर से खींची गई है ये है यूरल माउंटेन्स। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा एल्प। तो ये जो माउंटेन रेंज है ये रही आपकी एल्प। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा स्कैंडिनेवियन। तो ये जो लाइन खींची हुई है ये है स्कैंडिनेवियन। इसी तरीके से यहाँ पर जो हंगरी कंट्री है उस हंगरी कंट्री के आसपास इस तरीके से स्टेपीज नाम के ग्रासलैंड्स हैं। तो स्टेपीज नाम के टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहाँ पर हैं, तो वो भी यूरोप में हैं, आपको याद रखना चाहिए। इसी तरीके से सीन रिवर। और इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यूरोप का सबसे बड़ा देश नो डाउट रशिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है वोल्गा, जो कि अगेन यूरल माउंटेन से निकलती है और कैस्पियन सी में गिरती है। इसके अलावा जर्मनी से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है डेन्यूब, और ये डेन्यूब गिरती है ब्लैक सी में। जर्मनी से निकलकर ब्लैक सी में गिरने तक ये डेन्यूब रिवर 8 देशों को काटती है, इसलिए सबसे ज़्यादा देशों को काटने वाली ये नदी बन जाती है। और जर्मनी में निकलती कहाँ से है, तो ब्लैक फॉरेस्ट नाम के माउंटेन से निकलती है। इसलिए डेन्यूब को भी आपको याद रखना चाहिए, ब्लैक डेन्यूब। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं डेन्यूब से रिलेटेड। तो ब्लैक डेन्यूब का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन्स फ्रॉम द ब्लैक फॉरेस्ट एंड एंड्स इन द ब्लैक सी। ये सारे फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसके आपको पूछने चाहिए। इसके अलावा 46 कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर। इसके अलावा 4 देश और हैं, यानी कि 4 को ऐड कर दें तो लगभग 50 कंट्रीज़ यूरोप के अंदर हो जाते हैं, लेकिन वो अनऑफिशियल कंट्रीज़ हैं। ऑफिशियल कंट्रीज़ के रूप में 50 कंट्रीज़ हैं। सबसे बड़ा धर्म यहाँ का कौन सा है, क्रिश्चियनिटी।
सबसे बड़ा धर्म यहाँ का क्रिश्चियनिटी है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी यूरोप का है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि यूरोप में कोई भी डेजर्ट नहीं है, नो डेजर्ट इन यूरोप। वाई? डेजर्ट होने की डेफिनेशन के अंतर्गत 30 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित होना चाहिए, और 30 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ यूरोप से पास नहीं होती, इसलिए यूरोप में कोई भी डेजर्ट नहीं है। तो यूरोप इस दुनिया का इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट बन जाता है जहाँ पर कोई भी डेजर्ट नहीं है। तो फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हो गए। इंपॉर्टेंट क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड, स्टेपीज, ध्यान रहे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको बताया, ये भी क्वेश्चन है। 3 माउंटेन रेंजेस, एल्प, स्कैंडिनेवियन एंड यूरल, 3 मेजर रिवर, वोल्गा, डैन्यूब एंड सीन। इसके अलावा नंबर ऑफ कंट्रीज, रिलीजन एंड नो डेजर्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दुनिया का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो कॉन्टिनेंट है वो भी आपका यूरोप है। तो अगर हम लोग इस पूरे टॉपिक की चर्चा करें तो इस टॉपिक में ऑलमोस्ट मैंने पिछले 1 घंटे में आपको लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे। अगर ये 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपने याद कर लिया अच्छी तरीके से और घर में अपने एटलस के ऊपर पढ़ लिए तो यूरोप आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ध्यान रहे, जिस तरीके से कॉम्पिटिशन्स का पैटर्न बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग अभी आपको कुछ भी याद करने की या कुछ भी रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, मैपिंग पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस बच्चे की मैपिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी वो उतने ज़्यादा अच्छे नंबर ला पाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के तौर पर हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड लास्ट कॉन्टिनेंट जिसका नाम था यूरोप, ये आज फिनिश होता है। अब बचा है लास्ट कॉन्टिनेंट जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, जो भी आपको जल्द ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। और इस प्रकार से हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज समाप्त हो जाएगी। अगर आप चाहेंगे तो इसके आगे भी हम लोग और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर वो स्पेसिफिक डिमांड आप जो भी कुछ भी कहेंगे उसके आधार पे यहाँ पे वीडियोस तैयार करके आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप कमेंट में लिख सकते हैं या मुझे पर्सनली भी आप कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।